नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं राष्ट्र का स्वरूप इस चैप्टर को। ये यूपी बोर्ड क्लास 12th में आपके गद्य खंड का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को 10 मिनट में मैं आपको समझाऊंगी और ये चैप्टर आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप जो ये चैप्टर है, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा हुआ निबंध, ठीक है, जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है, ये आपके निबंध विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस विधा के अंतर्गत है? निबंध। गद्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रेखाचित्र है, निबंध है। तो इन्हीं अलग अलग विधाओं में जो ये चैप्टर है, ये निबंध विधा के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा पृथ्वी पुत्र नामक जो निबंध संग्रह है, वहीं से राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है। इसमें राष्ट्र के स्वरूप को, यानी पूरे राष्ट्र को बनाने वाली 3 महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा है। एक है धरती, एक है उस पर रहने वाले लोग, और तीसरा है उनकी संस्कृति। संस्कृति यानी उनके रीति रिवाज, भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब संस्कृति होती है। तो ये कहते हैं कि कोई राष्ट्र कब बनता है? तो इन्होंने सबसे पहले कहा एक धरती, धरती जिस पर हम रहते हैं, जिसपे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब धरती का हिस्सा है। इस पर रहने वाले हम मनुष्य इस जन के अंतर्गत आते हैं, और इन लोगों को आपस में बांधने वाली संस्कृति, जब ये तीनों मिलते हैं तभी किसी राष्ट्र का स्वरूप, किसी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। तो ये जब तीनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी एक मजबूत और जीवित राष्ट्र बनता है। इस राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर में लेखक सबसे पहले भूमि को समझाते हैं, और ये क्या कहते हैं कि यह भूमि क्या है? ये हमारी माँ है, जिसको हम धरती माँ कहते हैं। तो लेखक के अनुसार धरती जो है वह पूरे राष्ट्र की माँ होती। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सारा पोषण उसकी माँ से मिलता है, तो ऐसे ही मनुष्य हर चीज के लिए, चाहे वो सांस ले, चाहे वो कुछ खाए पिए, है ना, रहे, वो पूरी तरीके से इस प्रकृति पर आश्रित है, इसीलिए इसको माँ कहकर पुकारा है। तो जब हम धरती को माता मानते हैं और खुद को उसका पुत्र मानते हैं, तभी सच्चे राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे मन में जागती है। भाई, जब आप इस बात को समझते हो, आप अपनी माँ से प्यार करते हो, हर कोई करता है। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हम हमारे पालन पोषण के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, या जो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान रखती है, वो हमारी माँ है। हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करती है। तो ऐसे ही जब हम इस प्रकृति को समझ लेते हैं कि भाई हम जो भी जीवन में, हर मनुष्य जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहा है वो इसको एक प्रकृति दे रही है, तो हम अपने आप इस धरती को माँ की तरह देखेंगे, और जब माँ की तरह देखेंगे तो हमारे अंदर इसके प्रति एक प्रेम जागृत होगा, प्रेम की भावना, प्यार की भावना आएगी। और जहाँ प्यार की भावना आती है वहाँ जिम्मेदारी, है ना, जब आप अपनी माँ के प्रति जिम्मेदार है ना, कि उसको किसी बात से तकलीफ ना हो, दुख ना पहुंचे, तो ऐसे ही इस धरती के प्रति हम जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि धरती पर जो कुछ भी है, नदियां, पर्वत, खनिज, मिट्टी, वनस्पति, ये सब राष्ट्र की संपत्ति है। इन चीजों की जानकारी रखना, उनकी संरक्षा करना, इसकी रक्षा करना और उसका उचित उपयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो हम इस धरती को बचाकर रखें, इसका ध्यान रखें, इसके प्रति जिम्मेदार हो, है ना, इसके प्रति हमारे अंदर माँ के समान जो प्रेम और सम्मान हो, ऐसी भावना जागे। यहाँ पर धरती भूमि वाले अंश में लेखक इस बात को कहते हैं। लेखक कहते हैं कि धरती की हर चीज के बारे में हमें जानना भी चाहिए और उसका आदर भी करना चाहिए। जैसे किसान को पता हो कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, वैसे ही हर नागरिक को अपनी धरती की विशेषताओं की जानकारी होना ही सबसे जरूरी है। तो भूमि वाले अंश में लेखक इसी बात को कहते हैं कि यहाँ पर हर मनुष्य को अपनी धरती के प्रति, अपनी भूमि के प्रति जागरूक होना होगा, तभी हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। हमें समझ में आएगा कि हमारे राष्ट्र पर क्या क्या संपदाएं हैं, नदियाँ, खनिज, ठीक है, पहाड़, पर्वत, भूमि, ये सब हमारे पास क्या है, इनकी सुरक्षा कैसे करनी है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है ताकि प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे और हम भी अपना जीवन आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से सोचने के लिए एक जिम्मेदारी का भाव आपके अंदर हो, इसके प्रेम और संरक्षण का भाव धरती को लेकर हो, यह आपके भूमि वाले अंश में कहा गया है।
फिर है जन, जिसका अर्थ लोग या नागरिक होता है। कहा राष्ट्र की दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है लोग, यानी हम सब। जैसे माँ जब बच्चे को जन्म देती है तब वो माँ कहलाती है, उससे पहले वो पत्नी थी, बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी के घर की बहू थी, लेकिन माँ नहीं थी। माँ वो तभी बनती है जब उसके गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है। तो ऐसे ही यह धरती हो और इस पर रहने वाले मनुष्य ही ना हो तो फिर भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कहा कि दूसरे सबसे जरूरी है लोग, यानी उस पर रहने वाले मनुष्य। अगर धरती हो लेकिन वहां कोई इंसान ना हो तो उसको भी हम राष्ट्र नहीं कहेंगे। जब कोई व्यक्ति कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यानी मनुष्य के मन में यह भाव पैदा होना चाहिए, कौन सा, कि माता भूमि, यह धरती, यह भूमि मेरी माता है, और पुत्रो अहम, पुत्र हूं मैं, अहम यानी मैं पुत्र हूं, पृथिव्याः पृथ्वी का, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, यानी इसी से मैंने जन्म लिया है और मुझे इसकी सुरक्षा करनी है। ठीक है, कहा तो उसमें एक सच्ची राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेती है। जिस मनुष्य में यह भावना जाग जाती है वह अपनी धरती को माँ कहकर पुकारने लगता है और कहता है कि मैं पृथ्वी का संतान हूँ, तो यह सच्ची राष्ट्रीयता की भावना यहाँ जन्म लेती है। भाई माँ से मैं प्रेम करती हूँ, तो यह प्रेम जब तक अपने स्वार्थ के आधार पर होगा तब तक यह सच्चा प्रेम नहीं कहलाएगा। सच्चा प्रेम मेरी माँ से वही होगा कि मैं उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखूं, उसको दुख ना पहुंचे इसका ध्यान रखूं। तो ऐसे ही जब हम धरती माता से इस प्रकार का प्रेम करते हैं तो इसी को सच्ची राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र से प्रेम करने की भावना, सच्ची देशभक्ति इसी को कहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सब धरती को माँ मानते हैं तब हमारा प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव अपने आप जाग जाता है। इसीलिए सभी लोग जो इस धरती पर रहते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, भाषा कोई भी हो, सब बराबर है, सब इस धरती की संतान है। किसी को भी पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। सभी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। जैसे आपकी माँ के अगर 4 बच्चे हैं, 4 भाई बहन हैं, तो चारों का अपनी माँ पर बराबर अधिकार है ना। तो ऐसे ही अगर इस धरती माता में के जितने संतान हैं, जितने इस पर रहने वाले मनुष्य हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा को बोलने वाले हों, कहीं पर रहने वाले हों, उनका इस पृथ्वी माता पर, इस धरती पर बराबर का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के पास तो बहुत पैसा है और कोई व्यक्ति 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहा है। तो ये क्या है, ये आपके एक व्यक्ति ने पृथ्वी के संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और वहीं एक व्यक्ति पिछड़ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धरती माता के लिए सभी पुत्र संतान बराबर हैं, तो उसके संसाधनों पर सबका बराबर का अधिकार है और उतनी ही बराबर की जिम्मेदारी भी है। भाई आपकी संतान सिर्फ इसलिए थोड़ी होती है कि माँ बाप से लेगी, उनका ध्यान रखने के लिए भी तो होती है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। तो ऐसे ही धरती माता के लिए उसकी सभी संतानें, सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी मनुष्यों का उस पर बराबर अधिकार और जिम्मेदारी होती है। अगर यहाँ पर जैसे हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा कमजोर पड़ जाए, मान लो मेरा एक पैर कमजोर है, तो मैं जितनी ताकत से दौड़ सकती थी उतनी ताकत से नहीं दौड़ पाऊंगी। तो ऐसे ही किसी राष्ट्र में अगर हम किसी एक भाग को पीछे छोड़ देते हैं, किसी एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देते हैं, तो पूरा राष्ट्र ही कमजोर हो जाता है। मान लो हमने शहरों का बहुत विकास किया और गांव पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो गांव क्या है, पीछे रह गया, पिछड़ गया। तो अब इससे पूरा राष्ट्र ही कमजोर हो गया। जैसे मेरे पूरे शरीर में अगर एक पैर कमजोर है तो मैं पूरी तरीके से जितनी क्षमता मुझ में पहले थी उतनी अब नहीं रहेगी। ऐसे ही पूरे राष्ट्र में अगर हमने किसी एक समुदाय, किसी एक जगह का विकास नहीं करा, उसको छोड़ दिया, उसको साथ में लेकर नहीं चले, तो वो कमजोर पड़ जाएगा। तो हमें पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति, हर स्थान, हर जगह का विकास करना होगा, सबको साथ में लेकर चलना होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है संस्कृति। संस्कृति क्या है, तो हमारी भाषा है ना, कला, नृत्य, संगीत, ये सब संस्कृति का हिस्सा होते हैं। यानी संस्कृति मतलब हमारी सोच, रहन सहन, भाषा, कला, संगीत, परंपराएं, जीवन मूल्य। आप बिहार चले जाओगे, भोजपुरी में गाने बजेंगे तो लोग झूमते हुए दिखाई देंगे। आप बंगाल चले जाओगे, बंगाली में गाने बजेंगे तो वहाँ के लोग झूमते हुए दिखेंगे। आप तमिलनाडु में चले जाओगे, तमिल तेलुगु के गानों में वहाँ के लोग झूमते हुए दिखेंगे। यानी आपने देखा कि हर जगह की भाषा अलग है और जो उस भाषा को समझता है वो अपनी भाषा में खूब आनंद लेता है, नाचता है, उसमें डूबा रहता है।
तो ये भाषा का अंतर सिर्फ बाहर से है। जैसा कोई बिहार का व्यक्ति भोजपुरी सुनकर खुश होता है, वैसे ही कोई तमिलनाडु का व्यक्ति तमिल सुनकर खुश होता है। तो यानी अंदर से खुशी वाला भाव तो दोनों में एक है, बस बाहर से भाषा का अंतर है। तो ये संस्कृति बाहर से अलग अलग दिखाई देती हुई भी अंदर से सभी का मूल तत्व आनंद है। तो कहा बिना संस्कृति के मनुष्य मस्तिष्कहीन शरीर की तरह होता है। तो ये संस्कृति ही है जो मनुष्यों को आपस में जोड़ती है, एक दूसरे से बांधती है। और अगर संस्कृति ना हो तो मनुष्य वैसा ही हो जाएगा जैसा उसका दिमाग काम नहीं। जैसे मनुष्य होता है ना कोमा में का जो है वह आपकी सांस तो ले रहा होता है, लेकिन वह आपके उसका मस्तिष्क जो है वह काम नहीं कर रहा होता है ना। तो ऐसे ही वो बिल्कुल आपकी एक जिंदा लाश की तरह होता है। तो ऐसे ही अगर संस्कृति ना हो तो ये जो धरती पर रहने वाले लोग हैं यह मस्तिष्क विहीन होकर केवल एक शरीर की तरह ही पड़े रहेंगे, यानी इनका कोई भी आपका उपयोग नहीं हो पाएगा। कहे जैसे फूल का सौंदर्य उसकी सुगंध है, वैसे ही संस्कृति भी इस राष्ट्र का सौंदर्य है, इसकी जान है। हर क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन सभी संस्कृतियां मिलकर ही भारत की राष्ट्रीय संस्कृति बनती है। मतलब हम देख रहे हैं भारत में भाई बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, अरुणाचल है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है, यूपी है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग खान पान है, बोली भाषा है, लेकिन तब भी सब मिलकर जब भारत की बात आती है, जब हमारा भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है तो हम वहाँ सब एक तरीके से सोचते हैं ना कि भाई हमारा भारत जीतना चाहिए, तो वहाँ पर हम सब एक हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि अलग अलग संस्कृतियाँ मिलकर एक राष्ट्रीय संस्कृति बनाती हैं। एक जगह का लोकगीत, दूसरी जगह की चित्रकला, किसी और राज्य की बोली, ये सब मिलकर ही तो भारत को समृद्ध बनाते हैं। ये भारत की कमजोरी नहीं है, ये भारत की ताकत है। लेखक कहते हैं कि सच्चा नागरिक वही है जो हर संस्कृति के आनंद और अच्छे पक्ष को समझता है और स्वीकार करता है। भाई हमें ऐसा लग सकता है कि मैं बिहार से हूँ तो मेरी भोजपुरी जो है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे दूसरे की संस्कृति, दूसरे की भाषा का भी उतना ही सम्मान करना आना चाहिए। जैसे मुझे अपने गाने सुनकर, अपना खान पान खाकर बहुत खुशी मिलती है, ऐसे किसी और व्यक्ति को उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके खान पान में आनंद मिलता है। तो एक सच्चा नागरिक वही है जो हर संस्कृति का सम्मान करता है और उसको समझता है। तो संस्कृति में समन्वय यानी आपस में तालमेल बिठाना और सहिष्णुता यानी एक दूसरे के विचारों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे नदी में अलग अलग धाराएं आकर एक साथ मिलती हैं, वैसे ही विविधताएं मिलकर एकता बनती है। यानी अगर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कहे कि हमारी संस्कृति महान है, तुम्हारी संस्कृति नीचे है, तुम्हारी संस्कृति बुरी है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा होगा तो पूरे भारत राष्ट्र का नुकसान होगा। भाई आप घर में दो लोगों का लड़ाई होता है और एक दूसरे पर सामान देकर फोड़ते हैं तो सामान तो घर का ही नुकसान होता है ना। तो ऐसे ही अगर एक राष्ट्र में रहते हुए दो अलग संस्कृतियां आपस में लड़ती झगड़ती हैं तो इससे पूरे ही राष्ट्र का नुकसान होता है, दोनों का ही नुकसान होता है। इसीलिए आपको अलग अलग लोगों को एक साथ आपस में तालमेल बिठाते हुए एक देश में रहना, एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए। जैसे एक घर, एक परिवार में 4 लोग होते हैं तो हो सकता है चारों का आदतें अलग हो, स्वभाव अलग हो, लेकिन फिर भी चारों आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। ऐसे ही एक राष्ट्र के रूप में तालमेल बिठाना चाहिए, तभी जिसको हम राष्ट्र का स्वरूप कह रहे हैं, है ना, वो आपके निर्मित होता है। तो राष्ट्र वह है जहां हम भूमि को मां के रूप में सम्मान दे रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जहां संस्कृति का विकास होता है, आपस में समन्वय तालमेल होता है और प्रकृति का संरक्षण होता है। ऐसा राष्ट्र ही संपन्न होता है, समृद्ध होता है, सशक्त बनता है, मजबूत बनता है और अमर बन सकता है। ऐसा आपके वासुदेव शरण अग्रवाल कह रहे हैं। तो यानी इस राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर में इन्होंने भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों के मिलने से जो राष्ट्र निर्मित होता है उसके निर्माण की बात कही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।